Hello everyone, welcome to SP Shukla Educate online classes. Myself Dr. शालिनी वर्मा। तो उम्मीद है कि आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन जल्दी ही आपके सामने होगा। सदस्यों का चुनाव हो रहा है माध्यमिक के, और जल्दी ही बहुत जल्द ही आपके सामने वैकेंसी होगी। तो सभी लोग अपनी तैयारियों में जुटे होंगे, और जो अभी तक नई तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए ये है कि आप भी अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब आप जो लोग ऐसे होते हैं जो नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं या एग्जाम डेट का इंतजार करते हैं, तो लास्ट टाइम पे क्या होता है, वो सिर्फ लिमिटेड चीजें ही पढ़ पाते हैं, पूरा सिलेबस कवर करके नहीं पढ़ पाते हैं। और अगर आप एग्जाम का ट्रेंड देख रहे हैं, एग्जाम में अब क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहे हैं, ना ही एक पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। अगर इसके पहले वाले 2013 वाले एग्जाम में किसी और पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछ ले रहा है, तो 2019 वाले में जो पेपर हुआ है उसमें किसी और पैटर्न पे पूछ ले रहा है। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो उसी से सारा क्वेश्चन आ जाएगा, या बॉन्डिंग पढ़ लेंगे उसी से सारा क्वेश्चन आ जाएगा। आप नहीं कह सकते कि किस टॉपिक से पर्टिकुलरली मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बनाने वाले के, पेपर बनाने वाले के माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो लोग सिलेक्शन चाहते हैं, एकदम अपने दृढ़ संकल्पित है अपने लक्ष्य को लेकर के, उनके लिए यही सजेशन है कि प्लीज आप लोग अभी से अपनी तैयारी शुरू करिए। क्योंकि तैयारी करना, सब विषय को पढ़ना अलग बात है, लेकिन किसी एग्जाम के लिए अपने विषय को, अपने सब्जेक्ट को तैयार करना, अपने आप को तैयार करना अलग बात होती है। क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ तो लेंगे, उसके नॉलेज अटेन कर लेंगे, लेकिन उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिर उसको विद इन टाइम, जितना आपके पास एग्जाम में समय है, उस समय के अनुसार कैसे उसको हल करें, ये भी चीज जरूरी होती है ना। कि पढ़ना किसी टॉपिक को अलग बात होता है, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ के एग्जाम क्लियर करना अलग बात होती है। तो जो लोग भी अभी नोटिफिकेशन के इंतजार में हैं, उनको यही सजेशन है मेरा कि आप सभी लोग अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, हमारे साथ जुड़िए, अपनी नॉलेज को और अपग्रेड करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद शॉर्ट ट्रिक जानिए, नोट्स यहाँ से लीजिए हमारे इंस्टीट्यूट से, जो कि आपको क्लासेस के साथ आपको नोट्स भी सारे मिलेंगे, बाईलैंग्वेज नोट्स मिलेंगे, यानी कि पूरे एकदम सारे हथियार लेकर के अपनी तैयारी को एकदम अच्छे से मजबूत कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो थी कुछ आपको लिए सजेशन वाली बातें। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक क्लास में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल लगभग कंप्लीट कर लिया है। पीरियोडिक टेबल के बारे में जाना, एटॉमिक नंबर कैसे हम निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, उसके शॉर्ट ट्रिक जाना, ब्लॉक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, वो हमने जाना। उसके बाद हमने ये जाना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं। यानी कि पीरियोडिक टेबल से लगभग जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं और जो भी उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सभी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टी, यानी कि आवर्ती गुणधर्म। आवर्ती गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या टॉपिक आज हम पढ़ेंगे? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी कि आवर्ती गुण। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? आवर्ती गुण के बारे में पढ़ेंगे, तत्वों के आवर्ती गुण या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तत्वों के आवर्ती गुण के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आवर्ती गुण, किसके आवर्ती गुण पढ़ना है हमें? तत्वों के, एलिमेंट्स के। मेरी इंग्लिश की हिंदी की राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बट इतनी भी खराब नहीं कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो कि आपको समझ में आ रहा होगा हिंदी वाले वर्ड्स भी। चलिए, तो तत्वों के आवर्ती गुण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल आखिर क्यों बनी, पीरियोडिक टेबल का एक इंफॉर्मेशन क्यों हुआ, तो जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई, स्टार्टिंग में तो थोड़े से एलिमेंट्स थे, उनको स्टडी करना या कंपैरेटिव स्टडी करना आसान था, लेकिन जब कई सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई, तब क्या हुआ कि ये बात आई कि अगर हम इनको किसी सिस्टम में अरेंज कर दे, किसी ऑर्डर में अरेंज कर दे, तो इन तत्वों के गुणों की तुलना हम आसानी से कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर तत्व की हम आसानी से उसके गुणधर्म के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात हुई। जैसे कि आप लोग कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपने अगर मैथ्स ग्रुप से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है,
फिजिक्स का जो है आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का जो है अलग डिपार्टमेंट होता है, केमिस्ट्री का अलग डिपार्टमेंट होता है, एक सिस्टमैटिकली क्या होता है अरेंज होता है। अब फिजिक्स डिपार्टमेंट में क्या होता है, फिजिक्स के प्रैक्टिकल होते हैं, फिजिक्स की क्लासेस चलेंगी, उनसे रिलेटेड सारी चीजें होती है, यानी कि उसको सिस्टम में सब्जेक्ट में डिपार्टमेंट को यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एक अरेंज सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज कर दिया जाता है। उसी तरह तत्वों को भी किसमें अरेंज किया गया, पीरियोडिक टेबल में। और जो हमारी लॉन्ग फॉर्म जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है, वो क्या कहता है कि तत्वों के जो गुण होते हैं उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि अगर हम लोग तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रम के आधार में अरेंज करते हैं तो एक नियत आवर्त के बाद, एक पर्टिकुलर आवर्त के बाद क्या होता है, तत्वों के गुण धर्म में, तत्वों की प्रॉपर्टीज में क्या होता है, रिपीटेशन होता है। आवर्तन होना यानी कि रिपीटेशन होना, है ना। जैसे कि हम लोग आते हैं कि एक पीरियड हमारा खत्म हुआ, फिर उसका सेकंड नेक्स्ट पीरियड आया, तो फर्स्ट पीरियड में क्या, अगर लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया लिथियम, ठीक है। ये अगर हमारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया जाता है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये क्या हुआ, हमारा ये फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकंड पीरियड हो गया, उसके बाद ये हमारा थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और सेवंथ पीरियड। अब यहाँ पे क्या होगा, हीलियम, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद लिथियम, फिर से हाइड्रोजन, फिर हीलियम, उसके बाद लिथियम, लिथियम के आगे एलिमेंट जाएंगे हमारे नोबल गैस एलिमेंट तक, नोबल गैस एलिमेंट यानी नियॉन तक जाएंगे, उसके बाद फिर हमारा क्या आएगा, सोडियम आएगा। तो यहाँ पर नियॉन तक एलिमेंट जब हमारे भर जाते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा जो सोडियम आता है, इस सोडियम की प्रॉपर्टी इस लिथियम की प्रॉपर्टी से क्या करती है, मैच करती है ना। यानी तत्वों के जो गुण होते हैं, अगर हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर अरेंज करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो उनके गुणों में क्या होती है, आवर्तन होता है, आवृत्ति होती है, यानी कि उनके गुणों की क्या होती है, रिपीटेशन होती है ना। अब यहाँ पे ये जो गुण है, तत्वों के जो गुण हैं पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से वैरी करते हैं, यानी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर पीरियड में, लेट अस सपोज हम यहाँ पे थर्ड पीरियड में इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, या इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो तत्वों का गुण किस तरीके से बदल रहा है, तत्वों का गुण किस तरीके से बढ़ रहा है, कोई भी पर्टिकुलर गुण या घट रहा है, वो हम उसी को हम पढ़ते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। या किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ आने पे जैसे कोई भी कैरेक्टर, लेट अस सपोज अगर हम ले लेते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर, तो मेटालिक कैरेक्टर वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो इसी गुणों को हम लोग आवर्त सारणी में हम पढ़ते हैं कि उनका आवर्त सारणी में क्या ट्रेंड है, क्या क्रम है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो आज जो हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कई सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, कई सारे गुण हैं जो आवर्त सारणी में क्या करेंगे, जो है जिनका वेरिएशन होगा, ठीक है, कई सारे गुण हैं तत्वों के। तो कुछ गुणों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, कुछ गुणों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और ये भी जानेंगे कि इनसे क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर कॉम्पिटिशन आप दे रहे हैं कोई भी, तो ये जानना कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उनसे किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और उनके आंसर हमें कैसे निकालना है। अगर कोई शॉर्ट ट्रिक है आंसर को निकालने की, तो उसको भी हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये एक पूरी स्ट्रैटेजी होती है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। चलिए, तो पहला जो गुणधर्म हम पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज एटॉमिक रेडियस, यानी कि परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, एटॉमिक रेडियस के बारे में, परमाणु त्रिज्या के बारे में। पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में, ठीक है। तो देखिए त्रिज्या क्या होती है, रेडियस क्या होता है, ये हमारा कोई सर्कल होता है, सर्कल में जो सेंटर होता है, सेंटर से जो पेरीफेरी की डिस्टेंस होती है ना, सेंटर से जो पेरीफेरी की डिस्टेंस होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। एक सिंपल टर्म, मैथ्स के टर्म में समझे तो यही क्या होता है, रेडियस होता है। अब इसी तरह हमारा एटम को हम, एटम हमारा क्या है, कोई भी हमारा परमाणु है, तो परमाणु में क्या होता है, सेंटर में हमारा यहाँ पे क्या होता है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं हमारे, इस तरीके से एक विशेष स्थान होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की पाने जाने की संभावनाएं होती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बड़े होते हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में, सेकंड में हमने बना लिया, ठीक है।
सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो रेडियस क्या होगी, रेडियस किसी भी एटम की रेडियस क्या होती है कि उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, इसी डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। और चूंकि ये तत्व की किसी भी हम लोग एटम परमाणु की रेडियस निकाले, परमाणु की त्रिज्या निकाले, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। समझ में आया कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इस पूरी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो जनरल बात हो गई। लेकिन जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को पढ़ते हैं। तो एक्चुअल में जब हम लोग और मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बाद में अध्ययन होता है परमाणुओं पे, तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। वेव नेचर होता है तो जिस तरीके से ऐसा अरेंजमेंट शो किया जा रहा है, ऐसा इन रियल ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड कहीं कहीं पे क्या इलेक्ट्रॉन पाने जाने की, जहां पे इलेक्ट्रॉन की ज्यादा डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है तो हम इसको एक ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से कि हमारी फर्स्ट सेल हो गई। उसी तरह यहाँ पर सेकंड सेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ऐसे, तो हम लोग इसको सेकंड सेल से रिप्रेजेंट कर दिए। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, एक इसकी फिक्स्ड पोजीशन नहीं हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मोमेंटम और सब पोजीशन साथ में फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती, वो वेव नेचर में है तो वो रोटेट करता रहता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड। तो इसीलिए तत्वों की जो त्रिज्या होती है, यानी हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हम आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो हम एटॉमिक रेडियस निकालते हैं वो तीन तरीके से निकालते हैं। इन तरीकों से निकालते हैं, इन तीनों तरीकों को हम लोग पढ़ेंगे और इन तीनों तरीके से जो तीन टाइप्स की जो एटॉमिक रेडियस होती है, इनसे क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। तो एटॉमिक रेडियस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जनरली मेजर किस में करते हैं हम लोग इसको, एंगस्ट्रॉम में। किसमें मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। ठीक है, चलो, तो जो हमारी एटॉमिक रेडियस होती है वो तीन टाइप्स की होती है। एटॉमिक रेडियस हमारे तीन टाइप्स की होती है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, पहली हम बात करेंगे यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस की। कोवेलेंट रेडियस सेकेंड टाइप जो होता है हमारा, सेकेंड टाइप वो होता है हमारा वंडरवॉल रेडियस। और थर्ड टाइप जो हम लोग एटॉमिक रेडियस में पढ़ते हैं, थर्ड टाइप वो क्या होता है हमारा, आयनिक रेडियस। ठीक है, चलिए, ये तीन टाइप होते हैं आपके एटॉमिक रेडियस के, यानी कि एटॉमिक रेडियस को हम लोग इन तीन टर्म में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो पहला है हमारा, पहला क्या चीज है, कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, जब कोई भी होमोडाइएटॉमिक एलिमेंट होगा तो वो क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यानी कि देखो ये एक, अगर हम लोग Cl2 लेटर, सपोज हम यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस में एग्जांपल ले रहे हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल का, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या होगा, ये एक क्लोरीन एटम है, ये दूसरा क्लोरीन एटम है। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, तत्वों के परमाणुओं को क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, हो रही है। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पे क्या बॉन्ड बन रहा है, इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, कोवेलेंट रेडियस क्या होती है कि होमोडाइएटॉमिक एलिमेंट में दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है, दोनों न्यूक्लियस की बीच की दूरी ये हो गई, इसका जो हाफ होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यही हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारी क्या होगी, कोवेलेंट रेडियस। यही हमारी क्या कहलाएगी, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो समझ में आया कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, जब एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब होमो एटॉमिक भी हो सकते हैं वो, और हेटेरोटॉमिक भी हो सकते हैं। तो दो एलिमेंट, जब दो एटम मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उनके न्यूक्लियस के सेंटर्स के बीच के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका आधा ही क्या कहलाता है, हमारा कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है, कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। तो ये तो बात हो गई कोवेलेंट रेडियस की। उसके बाद हमारा आता है वंडरवॉल रेडियस। दोनों हम पढ़ लेते, उसके बाद हम आपको ट्रेंड समझाएंगे कि
पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस किस तरीके से वेरी करती है। अब देखो वंडरवॉल रेडियस क्या होती है, वंडरवॉल रेडियस क्या होती है, तो देखो वंडरवॉल क्या होता है, वंडरवॉल एक वीक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और किसके बीच में ऑपरेट होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक जो वीक अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसी क्या कहते हैं, वंडरवॉल रेडियस कहते हैं। देखो लेट अस सपोज यहाँ पे हमने कोई कंटेनर लिया, ठीक है, कंटेनर लिया है ना, अब यहाँ पे इसमें लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पर कोई गैस जमा है, HCl गैस इसमें हमने फिल कर रखी है, ठीक है, HCl गैस हमने फिल कर रखी है, तो एक HCl का ये मॉलिक्यूल होगा, एक HCl का ये मॉलिक्यूल होगा, इसी तरह एक HCl का ये मॉलिक्यूल होगा। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि जो है आप लोग गैस थ्योरी में पढ़े होंगे कि रियल गैस और आइडियल गैस वाला जब पढ़े होंगे वहां पर आपने वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, एक वीक टाइप का एक वीक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, इनके बीच में क्या करता है, एक वीक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वंडरवॉल रेडियस बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं, वंडरवॉल रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए वंडरवॉल रेडियस हम निकालते किसकी है, वंडरवॉल रेडियस हम लोग कंसीडर करते हैं, वैसे तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए निकाल सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे एटम की रेडियस की बात कर रहे हैं, तो वंडरवॉल रेडियस हम लोग निकालते हैं जनरली इनर्ट गैस एलिमेंट की, किसी के यहाँ नोबल गैस एलिमेंट या इनर्ट गैस एलिमेंट की निकालते हैं। क्यों उनकी हम वंडरवॉल रेडियस ही कंसीडर करते हैं, कोवेलेंट रेडियस या आयनिक रेडियस क्यों नहीं कंसीडर करते, तो देखो जितने भी हमारे इनर्ट गैस एलिमेंट होते हैं, जितने भी हमारे इनर्ट गैस एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं, यानी कि इनएक्टिव होते हैं, यानी कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बॉन्ड नहीं बनाते, उनके ऑर्बिटल ऑलरेडी फुलफिल्ड होते हैं। जब उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी ही नहीं है तो वो बॉन्ड बनाएंगे ही नहीं, ना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे ना आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, है ना, बहुत ही कम एक्टिव होते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। तो जितने भी हमारे रियल गैस जो हमारे नोबल गैस एलिमेंट्स होते हैं, नोबल गैस एलिमेंट्स में एटम्स के बीच में जो वीक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, लेट अस सपोज अगर हम लोग हीलियम गैस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने ये एक कोई कंटेनर लिया, इसमें हीलियम गैस इस तरीके से भरी हुई है, ठीक है, इस तरह से हीलियम गैस भरी हुई है। तो इस हीलियम गैस के जो एटम है, इन एटम्स के बीच में जो वीक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, थोड़ा सा मैंने छोटा कंटेनर बना दिया इसलिए आपको पास दिख रहा है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है वही हमारा क्या होगा, वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब वंडरवॉल रेडियस क्या हुई, वंडरवॉल रेडियस क्या हुई कि देखो लेट अस सपोज हमारे पास एक हीलियम एटम ये है, एक हीलियम एटम ये, तो अब ये तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, बॉन्ड तो बना नहीं रहा है, तो एक हीलियम एटम ये है और एक हीलियम एटम ये है। अब इनके बीच में जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, इस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, यानी दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, इस तरीके से वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होंगे, यानी इनके बीच की क्या हो गई, अगर हम बात करें तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, इतनी इनके बीच की क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। अब इस पूरी डिस्टेंस का जो आधा होता है, इस पूरी डिस्टेंस का जो आधा होता है, मैं पेन थोड़ी सी पतली कर लेती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, थोड़ी सी पतली कर लेते हैं, ओके चलिए। अब ये जो मॉलिक्यूल दो एटम्स के बीच में जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करे, यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं जैसे बॉन्ड में हम कहते हैं ना कि बॉन्ड बना तो दोनों हम एटम दिखा देते हैं कि एक क्लोरीन एटम ये, एक क्लोरीन एटम ये, दोनों एक डंडी से क्या है, जुड़े हुए हैं। अब इनके बीच की जो कोवेलेंट रेडियाई होगी इस डंडी का क्या होगा, आधा डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस होगी वही क्या हो जाएगी, इसकी कोवेलेंट रेडियाई होगी। इसी तरह वंडरवॉल रेडियस क्या है कि दो एटम जो कि वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये भी एक डंडी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस का जो आधा होता है, इस डिस्टेंस का क्या होता है, जो आधा होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वंडरवॉल रेडियस, वही हमारा क्या कहलाता है, वंडरवॉल रेडियस कहलाता है। समझ में आया? तो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, वंडरवॉल रेडियस क्या होता है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब चलो ट्रेंड की बात करते हैं, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उसके बाद आयनिक रेडियस के बाद हम लोग बात करेंगे, पहले ट्रेंड इसका पढ़ लेते हैं, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन trends of atomic radius in periodic table, in periodic table कि पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है, किस तरीके से क्या कर रहे हैं, वैरी कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो आयनिक कोवेलेंट रेडियाई और वंडरवॉल रेडियाई होप सो आप लोग को समझ में आ रही होगी। अब देखो किसी भी पीरियड में, पीरियड कहाँ से जाते हैं हम लोग, किसी भी पीरियड में, किसी भी पीरियड में हम लोग कैसे मूव करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वही हमारी क्या कहलाती है, पीरियड कहलाती है। तो किसी भी पीरियड में हम लोग कहाँ से आते हैं, लेफ्ट टू राइट,
लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, देखो जब हम लोग इधर से पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, साइज हमारा क्या होता है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज करती है, क्या करती है, डिक्रीज करती है ना। लेट हम चाहे यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी बना लेते हैं, पीरियोडिक टेबल आज लगी नहीं है। वहां पे क्या जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे बीच में। ऊपर बनाएंगे हम लोग बोरॉन, कार्बन, क्लोरीन, हीलियम कहाँ होगा, और यहाँ पे, ठीक है। ये हमने फर्स्ट ग्रुप बना लिया, सेकंड ग्रुप बना लिया। बीच के हमने डी ब्लॉक वाले नहीं बनाए। देखो यहाँ पर एलिमेंट्स बना लिए, यहाँ पे इधर लेफ्ट टू राइट, यानी कि जब हम लोग इधर से इधर की तरफ पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, इधर से इधर की तरफ जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो साइज हमारा क्या होता है, रेडियस क्या होती है, साइज क्या होती है, डिक्रीज करती। अब क्यों डिक्रीज करती, देखो ये क्या है, ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, ये क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ना। अब फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, यानी कि उसके पास कितनी सेल है, एक ही सेल है, उस एटम में कितनी सेल प्रेजेंट है, एक ही सेल प्रेजेंट है। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, पीरियड क्या एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है, पीरियड रिप्रेजेंट करता है हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, है ना। सेकेंड सेल में क्या प्रेजेंट है, दो पीरियड हमारी प्रेजेंट है, यानी कि दो सेल हमारे प्रेजेंट है, सेकेंड पीरियड में दो सेल प्रेजेंट है। तो देखो रेडियस कैसे डिक्रीज करती है, एक आप लोग ये रटने वाली बात तो ये हो गई कि लेफ्ट टू राइट जाने तो रेडियस हमारी घट रही है, लेकिन समझने वाली कॉन्सेप्ट वाली बात समझो कि यहाँ पे देखो जब हम लिथियम एटम बनाएंगे तो ये पास हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया सेंटर में, यानी कि न्यूक्लियस हो गया, एक सेल दूसरी सेल, दो सेल होगी। लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ भरे होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे होंगे, ठीक है। बेरिलियम में जब जाएंगे तो बेरिलियम में जाएंगे तो क्या होगा, देखो बेरिलियम में जाएंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल सेकंड सेल, देखो नंबर ऑफ सेल क्या हो रही है, इंक्रीज नहीं कर रही। अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फर्स्ट में 2 और सेकंड में भी 2 होंगे। बोरॉन में जाएंगे तो बोरॉन के पास भी क्या है, 2 सेल ही होगी, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, एटॉमिक नंबर इसका 3 होता है, ठीक है। अब देखो लिथियम के पास क्या है, लिथियम के पास एटॉमिक नंबर 3 है, तो प्रोटॉन भी इसके कितने होंगे, प्रोटॉन भी इसके कितने होंगे, 3 होंगे। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, बेरिलियम का 4 होता है, तो प्रोटॉन भी इसके पास कितने होंगे, 4 होंगे। बोरॉन के पास कितने प्रोटॉन होंगे, मेरे पास 5 प्रोटॉन होंगे, प्लस 5 चार्ज होगा। ये वाली चीज समझ में आ रही है। तो देखो अब यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो 2 चीज होता है, एक टर्म आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, देखो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल में क्या होता है कि न्यूक्लियस हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, निगेटिवली चार्ज, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, है ना। लेकिन ये जो बाहर वाले सेल का इलेक्ट्रॉन है और जो अंदर वाले सेल का इलेक्ट्रॉन है, दोनों सेल के इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, दोनों निगेटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या करेगा, रिपल्शन फोर्स काम करेगा। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या कर रहा है, रिपल्शन फोर्स काम कर रहा है, और जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये जो ओवरऑल अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा वो क्या होगा, ये जो ओवरऑल फोर्स करेगा वो क्या होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स और इसके बीच के रिपल्शन फोर्स का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। यानी कि एक्चुअल में तो इस पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं लग पाता। क्यों नहीं लग पाता, क्योंकि ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो इस अट्रैक्शन फोर्स को रोकता है, इस अट्रैक्शन फोर्स को रोकता है। मतलब जैसे कि आप कहीं भंडारे में गए होंगे कभी, तो जो पीछे आगे होते हैं वो हाथ बढ़ा के आगे जल्दी से ले लेते हैं, या किसी आप शादी में गए होते हैं तो चिल्ला का जहाँ पे स्टॉल लगा होता है वहां पे ज्यादा भीड़ होती है, तो जो आगे लोग होते हैं वो अपने हाथ बढ़ा करके ज्यादा तेजी से ले लेते हैं, और जो पीछे के लोग होते हैं वो नहीं ले पाते, क्योंकि आगे वाले क्या करते हैं, पीछे वालों को स्पीड करते हैं, पीछे वालों को रिपल करते हैं कि तुम मत आओ, हमें ही पहले लेने दो। ये वाली चीज होती होगी, आपने भी एक्सपीरियंस करी होगी, किसी भी शादी में गए होंगे, किसी फंक्शन में गए होंगे आप। तो वही वाली चीज क्या होती है, जो पीछे वाला होता है, पीछे वाला जो पर्सन खड़ा होता है स्टॉल पे, तो उस पे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम करता है इस पे इफेक्टिवली, यानी कि जब आगे वाला लेके हट जाएगा तभी वो पीछे वाला जाकर ले पाता है, या तो फिर उसका इतना लंबा हाथ हो कि वो आगे बढ़ा करके ले ले। तो वही वाली चीज यहाँ पर भी काम करती है कि
लेना तो चाहिए, इस पर भी उतना ही अट्रैक्शन फोर्स लगना चाहिए जितना इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं होता क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको रिपेल करता है, रिपेल करता है, यानी एक्चुअल ये अट्रैक्शन फोर्स कुछ और फील करता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये टर्म आपको समझ में आया होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। तो देखो अब जब हम लोग यहाँ से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एलिमेंट्स में बढ़ रहे हैं, एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, हमारे इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन नंबर ऑफ शेल है तो क्या है, देखो नंबर, अगर फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट की बात करें तो नंबर ऑफ शेल क्या है, सेम, सेकंड पीरियड की सॉरी, तो नंबर ऑफ शेल सेम है, तो यानी क्या, अब यहाँ पे 3 प्रोटॉन इस 2 शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पे क्या है, 4 प्रोटॉन इस 2 सेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 5 प्रोटॉन 2 सेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी के आगे जब हम लोग कार्बन पे बनाएंगे तो क्या होगा, 6 प्रोटॉन 2 सेल को अपनी तरफ, 2 सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, यानी नंबर ऑफ सेल तो नहीं बढ़ रही लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअसली लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ रहा है, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस की पावर जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और देखो जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतनी तेजी से खींच के रखेगा, और जितना तेज वो अपनी तरफ खींचेगा उतना ही साइज क्या होगा, एटम का छोटा होगा, उतना ही साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज करता है। और आपकी एटॉमिक रेडियस क्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है आपकी, डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए कि क्या इंक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है आपका, इंक्रीज करता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से जो रेडियस होता है या जो साइज होता है एलिमेंट का, वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। समझ में आया। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन वाली चीज भी मिलती है कि जब तक हम लोग लिथियम से यहाँ पर फ्लोरीन तक आते हैं, यानी कि जो है यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट से 17 ग्रुप तक आते हैं, तो क्या होता है, रेडियस बढ़ता है, रेडियस हमारा क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जैसे ही हम लोग हैलोजन से कहाँ पर आते हैं, हैलोजन से हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, इनर्ट गैस एलिमेंट पे। हैलोजन से हम लोग कहाँ पे आते हैं, इनर्ट गैस एलिमेंट पे आते हैं, तो क्या होता है, साइज हमारा क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक तो साइज हमारा घट रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग हैलोजन से इनर्ट गैस एलिमेंट पे आते हैं तो साइज हमें क्या होता है, डिक्रीज करता है। साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। यानी कि ओवरऑल टर्म क्या है, कहना चाह रही हूँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 17 ग्रुप, देखो यहाँ से हम लोग फर्स्ट ग्रुप से 17 ग्रुप तक जब हम आते हैं, मूव करते हैं किसी भी पीरियड में, तो साइज हमारा क्या कर रहा है, साइज हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। साइज हमारा डिक्रीज करेगा क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अपवर्ड लाइन एरो का मतलब है कि इंक्रीज, डाउनवर्ड एरो का मतलब है कि डिक्रीज होना। ठीक है, तो अपवर्ड एरो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, यानी कि इंक्रीज करता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट आने पे। लेकिन जैसे ही हम लोग, तो हमारा लेफ्ट टू राइट आने पे क्या हो रहा है, साइज हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो जो हमारे इनर्ट गैस एलिमेंट है उनका साइज भी क्या होना चाहिए, हैलोजन से कम होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि 18 ग्रुप एलिमेंट का जो साइज होता है, 18 ग्रुप एलिमेंट का जो साइज होता है, वो 18 ग्रुप एलिमेंट का पूरा मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे देखो एक्सेप्शन वाली चीज है, और आपके एग्जाम में एक्सेप्शन ही पूछता है, एक्सेप्शन ही आपके पूछता है। 18th ग्रुप का जो साइज होता है वो ज्यादा होता है किससे, 17th ग्रुप से। किससे ज्यादा होता है, आपके 17th ग्रुप के एलिमेंट से साइज इसका ज्यादा होता है। जबकि होना क्या चाहिए, इधर से आने पे, इधर की तरफ आने पे साइज घट रहा है, साइज घट रहा है, तो 18 ग्रुप का साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए 17 ग्रुप एलिमेंट से। यानी कि इनर्ट गैस एलिमेंट का साइज हैलोजन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और ऐसा इसलिए नहीं होता। क्यों नहीं होता, रीजन समझिए इसका। क्योंकि यहाँ तक हम हैलोजन क्या बनाता है, हम जनरली डाइएटॉमिक कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, डाइएटॉमिक कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो हम उसकी क्या लेते हैं, कोवेलेंट रेडियाई लेते हैं। क्या लेते हैं, कोवेलेंट रेडियाई लेते हैं। लेकिन जो हमारे इनर्ट गैस एलिमेंट होते हैं ये बहुत ही लेस रिएक्टिव या अनरिएक्टिव होते हैं, ये बॉन्ड बनाते ही नहीं है। तो इन एलिमेंट्स की हम क्या कंसीडर करते हैं, वॉन डेर वाल रेडियस कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, वॉन डेर वाल रेडियस कंसीडर करते हैं।
18 ग्रुप के हम क्या कंसीडर करते हैं, 18 ग्रुप में हम कंसीडर करते हैं वंडर वॉल रेडियस, वंडर वॉल रेडियस, ठीक है। और 17th ग्रुप में हम क्या कंसीडर करते हैं, 17th ग्रुप में हम कंसीडर करते हैं कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि जनरली ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, नॉन मेटालिक इन नेचर होते हैं, इसकी क्या करते हैं हम लोग कोवेलेंट रेडियस कंसीडर करते हैं। और हमेशा हमेशा क्या होता है, वंडर वॉल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होता है, वंडर वॉल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर देखो, जहां मैं आपको कोवेलेंट रेडियस और वंडर वॉल रेडियस बता रही थी, तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब दो एटम ओवरलैप करेंगे, यानी कि उनके ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो देखो एक एटम ये था और एक एटम ये था, अब दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि दोनों कुछ पार्ट एक दूसरे में क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, इस तरीके से क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की क्या हो रही है, डिस्टेंस कम हो रही है ना। अब देखो जब वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, एक एटम ये है और एक एटम ये, और वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब रेडियस हम निकालते हैं, तो इनके बीच में, इन एटम्स के बीच में किसी भी टाइप की ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, यानी दोनों के बीच में क्या है, बस एक वीक अट्रैक्शन फोर्स है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही कि उनके बीच की दूरी कम हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो दोनों डायग्राम से आपको पता चल रहा हो कि ये डिस्टेंस ज्यादा है कि ये डिस्टेंस ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस, यानी कि वंडर वॉल रेडियस क्या है, सिर्फ एक वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग नहीं होती है वंडर वॉल जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसलिए हमेशा वंडर वॉल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, इसीलिए वंडर वॉल रेडियस हमेशा क्या होती है, कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होती है। इसीलिए ये वाला एक्सेप्शन हमें मिलता है कि किसी भी पीरियड में हम लोग फर्स्ट ग्रुप से 17 ग्रुप तक आते हैं लेफ्ट टू राइट, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है। लेकिन जैसे ही हम लोग 17 से 18 ग्रुप में आते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि 18 ग्रुप एलिमेंट्स की, इनर्ट गैस एलिमेंट्स की हमेशा हम लोग वंडर वॉल रेडियस कंसिडर करते हैं, जबकि हैलोजन की 17 ग्रुप एलिमेंट की हम लोग कोवेलेंट रेडियस कंसिडर करते हैं। समझ में आया? तो देखो इसमें आपको क्वेश्चन किस तरीके से दे सकता है, लेट अस सपोज आपको क्वेश्चन क्या दे सकता है, इसने आपको क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग एटम्स in their increasing size, ठीक है। इंक्रीजिंग साइज में अरेंज करना है आपको। एटम यहाँ पे क्या दे दिया, एटम आपको दे दिया यहाँ पे बेरिलियम, उसके बाद आपको दिया है क्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नियॉन, ये एलिमेंट आपको दिया है, और इनको इंक्रीजिंग साइज में क्या करना है, इंक्रीज करना है, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज में इंक्रीज करना है, ठीक है। तो देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है, इधर से इधर जाने पे क्या होगा, साइज डिक्रीज करेगा। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, जो सबसे लेफ्ट में, जब लेफ्ट टू राइट यानी सबसे राइट में होगा, तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, क्लोरीन का, सबसे छोटा साइज क्या होगा, क्लोरीन का। उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन, फिर कार्बन और फिर बेरिलियम। और फ्लोरीन के राइट में और क्या आता है हमारा, नियॉन आ रहा है, लेकिन नियॉन चूंकि क्या है, इनर्ट गैस एलिमेंट है, इसकी हमेशा हम लोग वंडर वॉल रेडियस कंसीडर करते हैं, तो इसकी रेडियस क्या होगी, उसके पहला वाला जो हैलोजन एलिमेंट है उससे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फ्लोरीन से ज्यादा रेडियस किसकी हो जाएगी, नियॉन की, फ्लोरीन से ज्यादा रेडियस किसकी हो जाएगी, नियॉन की हो जाएगी। तो एक्चुअली में मैंने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे छोटी रेडियस किसकी होगी, फ्लोरीन की, फिर नियॉन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, और फिर बेरिलियम, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये। तो इस तरीके से आपको एलिमेंट क्वेश्चन दे सकता है, या फिर आपको कुछ एलिमेंट्स दे दिया, उसमें से पूछ लिया कि सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट टू राइट किस तरीके से वेरी करता है। तो यहाँ पर हमने क्या जाना कि पीरियड में, किसी भी पीरियड में किस तरीके से वेरी करता है एटॉमिक साइज, या, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुप में, इन ग्रुप में किस तरीके से वेरी करेगा, ठीक है। तो देखो ग्रुप में, तो देखो ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर मैंने लिखा था, चलो ग्रुप की बात करें तो देखो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल बनाते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप सोडियम,
पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, ठीक है। थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवंथ। अब जब हम लोग किसी ग्रुप की बात करते हैं, लेट अस सपोज हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं किसी भी ग्रुप में, टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो क्या हमारा इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ पीरियड क्या कर रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रही। पीरियड एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, शेल को रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी एटम की कितने ज्यादा शेल है, ठीक है। जितनी ज्यादा शेल होंगे यानी कि न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। जितने ज्यादा शेल होंगे उतनी क्या होगी, दूरी होगी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उतनी ही ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, लेट अस सपोज यहाँ पर हमारा देखो, यहाँ पर एक हमारे पास न्यूक्लियस था, एक शेल थी, तो यहाँ पे इसके बाद जब और शेल बढ़ती जाएगी तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, और शेल बढ़ती जाएगी तो क्या होगी, यहाँ पे आउटर मोस्ट के जो शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे उस इलेक्ट्रॉन को ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जितना कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, रेडियस क्या होगी उतनी ही ज्यादा, ठीक है, रेडियस क्या होगी उतनी ही ज्यादा। तो किसी भी ग्रुप में हम लोग कहाँ जाएंगे, टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पे क्या होता है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है हमारा, डिक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या करता है, डिक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गेट डिक्रीजेस, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा तो हमारा एटॉमिक रेडियस या साइज की बात करें, एटॉमिक रेडियस या साइज की बात करें तो क्या होगा हमारा, वो इंक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस क्या करेगा हमारा, इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है। तो टॉप टू बॉटम आने पे साइज हमारा इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है। और ये वाली चीज आप लिख लीजिए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव nuclear charge is always inversely proportional to the size of atom. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा, साइज उतना छोटा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना कम, साइज उतना ज्यादा, ठीक है। हमेशा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ तक बात हो गई हमारी कोवेलेंट रेडियस और वंडर वॉल रेडियस की। अब थर्ड टाइप की रेडियस हम निकाल पे आते हैं। थर्ड टाइप रेडियस हमारी क्या थी, आयनिक रेडियस। थर्ड टाइप की रेडियस क्या थी हमारी, आयनिक रेडियस, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पे, आयनिक रेडियस। ठीक है, किस पे आ रहे हैं हम लोग, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस किसके निकालते हैं, उन मॉलिक्यूल्स में निकालते हैं जो कि क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जो कि आयनिक बॉन्ड बनाते हैं जैसे कि हमारा NaCl, ठीक है, CaCl2। तो ऐसे एलिमेंट्स के, ऐसे मॉलिक्यूल्स के हम लोग आयनिक रेडियस निकालते हैं जो कि आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। या फिर कोई भी एटम है जो कि आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो वो जो डिस्टेंस होती है वही क्या कहलाती है, उसकी आयनिक रेडियस क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, आयनिक रेडियस। चलो अब आयन देखो, आयन जो होते हैं, आयन हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके के आयन हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारा कैटायन, क्या हो सकता है, कैटायन, और दूसरा क्या हो सकता है हमारा एनायन, ठीक है। तो देखो कैटायन में लेट अस सपोज हमारे पास कोई एलिमेंट था, एक एलिमेंट था, यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट था वो A था, एटॉमिक नंबर मान लेते हैं इसका 7, एटॉमिक नंबर क्या था इसका 7 था, ठीक है। तो देखो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखे तो सेंटर में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। फर्स्ट सेल में क्या हुई, 2 इलेक्ट्रॉन हुई। अब सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5 इलेक्ट्रॉन। भर लो 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ठीक है। तो देखो ये है। अब ऐसे कोई हमने एक्सेस लिया, आप इसको नाइट्रोजन मत समझ लीजिएगा कि नाइट्रोजन तो जनरली कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, कोई भी एटम लिया जिसका एटॉमिक नंबर A, जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो देखो जब कैटायन बनाएंगे, कैटायन बनाएंगे, लेट अस सपोज हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसमें कैटायन बना रहे हैं, A+ बना रहे हैं,
A प्लस बना रहे हैं और प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहा है। तो देखो जब यहाँ पे कटायन बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से निकलेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा ना, कटायन बनेगा तो प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा, निकल क्या रहा है इलेक्ट्रॉन, निकल क्या रहा है इलेक्ट्रॉन। तो देखो सेंटर में अगेन हम यहाँ पे न्यूक्लियस बनाते हैं, ये हमारी फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम न्यूक्लियस के चार्ज बना लेते हैं। प्रोटॉन कितने यहाँ पे 7, यहाँ पे भी कितने हैं यहाँ पे बस 7, ठीक है। तो देखो कटायन जब बना तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल गया, 5, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4 ही इलेक्ट्रॉन बचे ना। अब सही है ये चीज है। तो यहाँ पर क्या है, 7 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर कहाँ पे अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी भाई, की अगर जो है किसी एक पर्सन को ज्यादा लोग को संभालना होगा तो वो उतना अटेंशन सब पे क्रिएट नहीं कर पाएगा, लेकिन किसी एक पर्सन को कम लोगों को संभालना पड़ेगा तो क्या करेगा, ज्यादा उस पर ज्यादा उन लोगों पे अटेंशन क्रिएट कर पाएगा। तो सेम थिंग यहाँ पर भी है कि जब 7 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो उतना न्यूक्लियर चार्ज नहीं ऑपरेट होगा, है ना, उतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन में कमी आएगी, जब 7 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। और जैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, तो कटायन की जो रेडियस क्या होगी, हमेशा घट जाएगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो रेडियस क्या हुई, घट गई। तो जैसे ही कोई एटम अपने कटायन में कन्वर्ट होता है तो उसकी रेडियस क्या होती है, घट जाती है। उसकी रेडियस क्या होती है, घट जाती है, साइज उसका क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पे हमें कॉन्क्लूजन क्या मिल रहा है, कॉन्क्लूजन क्या मिल रहा है कि रेडियस, यहाँ पे हम क्या, हमें कॉन्क्लूजन मिल रहा है कि रेडियस ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ ए प्लस। किसी भी कटायन की जो रेडियस होती है उस तत्व के रेडियस से हमेशा क्या होती है, कम होती है। अब A प्लस हमने बनाया, इसी तरह A डबल प्लस बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, यानी 7 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तब 5 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो साइज और छोटा होता जाएगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतने इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे एटम में। जितने इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना छोटा ही क्या होगा, साइज होगा। यानी कटायन का साइज हमेशा क्या होता है, उस एलिमेंट से क्या होता है, हमेशा ही कम होता है। ठीक है, समझ में आई। अब देखो एनायन की बात करते हैं, तो एनायन में भी हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि हमारे पास सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं, कोई हमारे पास एटम है A जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 7। अब हम इसमें एनायन बना रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करें, इसमें इंसर्ट करा रहे हैं। तो जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें इंसर्ट कराया तो क्या बन गया, ये A माइनस, यानी कि अब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन था, अब इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे क्या थे हमारे पास, फर्स्ट सेल सेकंड सेल, ये था। अब जैसे ही A माइनस बना तो क्या हुआ, प्रोटॉन तो सेम है, 7 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हमारे, बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हुए, बढ़ गए। इस तरीके से सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 और 1 6। तो देखो यहाँ पे क्या था, प्रोटॉन तो सेम ही है, यहाँ पे भी 7 प्रोटॉन है, यहाँ पे भी 7 प्रोटॉन है। तो देखो यहाँ पे 7 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, 7 इलेक्ट्रॉन को। लेकिन जैसे ही एनायन बना तो 7 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को। तो जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, घटेगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब घटेगा तो रेडियस क्या होगी, इंक्रीज करेगी। रेडियस क्या होगी हमारी, इंक्रीज करेगी। तो क्या हमें यहाँ पे कंक्लूजन मिल रहा है कि रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ इट्स एलिमेंट या इट्स एटम। एनायन की रेडियस क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी उसके एटम से। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही बढ़ रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है तो रेडियस क्या हो रही, बढ़ रही। तो एनायन की रेडियस ज्यादा, कैटायन की रेडियस कम। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसमें क्या है, अगर क्वेश्चन आपको क्या दिया जाता है, क्वेश्चन आपको क्या दिया रहता है, आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर किसी पीरियड में हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन आपको ये इस टाइप तो बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में। मैं आपको बताती हूँ कि अरेंज द फॉलोइंग
arrange the following ions in their decreasing ionic size। डिक्रीजिंग आयनिक साइज में हमें क्या करना है, अरेंज करना है। आपको दिया यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम 3+, सोडियम प्लस, क्लोरीन माइनस, मैग्नीशियम 2+, कार्बन 4-, ऑक्सीजन 2-, और यहाँ पे नाइट्रोजन 3-। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो क्या होता है, साइज एनायन बनता है तो क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। और इलेक्ट्रॉन घटते हैं, कैटायन बनता है तो साइज क्या होता है हमारा, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो देखो अब ये हमें भी कुछ आयन दिए, इनको किस में अरेंज करना है, हमें डिक्रीजिंग साइज में अरेंज करना है। तो हम देखें पहले किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसी का क्या होगा, साइज सबसे ज्यादा होगा। एल्युमिनियम 3+ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एंड सोडियम प्लस कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, इसमें कितने हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं लिखती हूँ इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने आएंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं आपके पास, प्रोटॉन यहाँ पे कितने आएंगे 13। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने होंगे सोडियम के पास 11। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए आप, एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। और यही सब चीजें होती है प्रैक्टिस के लिए, और प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो इसीलिए जो बच्चे सो रहे हैं, प्यारे दोस्तों जो आप सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, इंतजार कर रहे हैं एग्जाम की डेट का, तो अब उस इंतजार को और मत बढ़ाइए, अभी से आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आप एकदम सीरियस है, अगर आप सीरियस नहीं है अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने एग्जाम को लेकर, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो सही टाइम का सही यूटिलाइज करिए, सही टाइम का सही यूटिलाइजेशन करिए। और समय अब आपके पास ज्यादा नहीं बचा है, और स्पेशली टीजीटी वालों के पास भी उतना ही प्रेशर, उनको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, दो सब्जेक्ट पढ़ना है, दोनों सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट तैयार करना है, दोनों का तैयारी करना है। और केमिस्ट्री जो पीजीटी देंगे केमिस्ट्री से, उनका तो सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है, और इतने बड़े सिलेबस को 1 महीने या 2 महीने में कवर नहीं किया जा सकता, 1 महीने और 2 महीने में कवर नहीं किया जा सकता है। और लास्ट में अगर आप कोई प्रैक्टिस बैच ज्वाइन भी करते हैं ना, और आपने पहले से तैयारी नहीं कर रखी है, तो सिर्फ कंफ्यूजन के सिवा कुछ नहीं होता है, कंफ्यूजन के सिवा कुछ नहीं होता है। या तो फिर ऐसा हो कि क्वेश्चन रटा रटाया आता हो या रिपीटेड आता हो, तब आप क्वेश्चन रट को जाइए और एग्जाम में टिक लगा दी। लेकिन ऐसा पैटर्न तो अब एग्जाम का रह नहीं गया है, क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलते नहीं है, हर बार आपको नया क्वेश्चन मिलेगा, नए तरीके से मिलेगा। इसलिए आपको तैयारी अपनी पुख्ता रखनी जरूरी है। इसलिए अभी से आप जुड़ जाइए, अभी से अपनी तैयारी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए, और तैयारी को अपने कॉन्टिन्यूएशन तरीके से स्टार्ट करिए। क्योंकि जो लगातार देख, रेस वो नहीं जीतता जो खरगोश दौड़ दौड़ के तेज दौड़ता है, रेस वही जीतता है जो कछुए की तरह निरंतर गति से लगता रहता है। उसकी स्पीड तो धीमी है लेकिन वो निरंतर कार्य कर रहा है, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। और जो सोचता है कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मैंने तो ये सब पढ़ रखा है, स्कूल इंटर में पढ़ रखा है, ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है, एग्जाम टाइम में बस सिर्फ प्रैक्टिस कर लूंगा हो जाएगा, लेकिन वहां पे सिलेक्शन नहीं होता। एग्जाम में क्या होता है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो इतना प्रेशर होता है, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, आपने अच्छे से रिवीजन नहीं कर रखा है, तो इतना प्रेशर होता है कि पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होगा जब आप निरंतर किसी कार्य को करेंगे, निरंतर अपनी पढ़ाई को करेंगे और उतना ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभी से आप ज्वाइन कर लीजिए बैच को, अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, अभी से आप हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि अभी से आप जुड़ेंगे तो लास्ट टाइम में अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे, प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, जो डाउट्स हैं उन डाउट्स को भी क्लियर कर पाएंगे। और ऐसा अभी सिर्फ, और इस तरीके से जो आप तैयारी करेंगे वो सिर्फ अभी के लिए तैयारी नहीं होगी, जब आप नौकरी लग जाएगी आपकी, जब आप जॉब में आ जाएंगे तो भी आप टीचर बनेंगे। टीचर बनेंगे यानी कि पढ़ाई लिखाई से कभी आपका नाता टूटेगा नहीं, और नाता टूटेगा नहीं यानी आपको उस चीज को लेकर ही चलनी है। तो एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए भी जरूरी है कि आप अपने ज्ञान को मजबूत रखिए, अपने ज्ञान की नींव को एकदम अच्छे से बना के रखिए, तभी आप उस पर एक ऊंचा महल तैयार कर सकेंगे। लेकिन अगर आपकी नींव ही नहीं मजबूत है तो आपका महल खोखला होगा, आप एक अच्छे शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको क्या बता रही थी कि इलेक्ट्रॉन देखते हैं, फ्लोरीन के यहाँ पे कितने, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे,
प्रोटॉन कितने आएंगे 9, मैग्नीशियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने आ जाएंगे मेरे पास 12, कार्बन में कितना आएगा 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितना होगा 6, ऑक्सीजन में भी 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितना आएगा 8, 10 इलेक्ट्रॉन और 7। अब देखो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, देखो प्रोटॉन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, प्रोटॉन वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, देखो एल्युमिनियम के केस में क्या है, 13 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है 10 इलेक्ट्रॉन को, सोडियम में क्या है 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली फ्लोरीन एनायन में 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी देखो जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़, जब ऐसे आपको आयन दिए हुए हो, ऐसे आयन दिए हो जो कैसे हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कैसे हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और ये सारे आयन आपको कैसे दिए हुए आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन, जिनमें नंबर ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन में क्या होगा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, साइज हमारा घटेगा। देखो एल्युमिनियम 3+ है तो 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैग्नीशियम 2+ में क्या हो रहा है 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कौन ज्यादा खींच पाएगा, कौन सा न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, 13 प्रोटॉन वाली या 12 प्रोटॉन वाले। ऑब्वियस सी बात है 13 प्रोटॉन वाले 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से खींचेंगे। तो ज्यादा छोटा साइज किसका होगा, इसका। यानी जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन में, वैसे वैसे क्या होगा, साइज घटेगा, साइज decreases with increasing positive charge। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका साइज घटेगा। एंड साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीजिंग निगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, साइज उसका इंक्रीज करेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन 3- है तो 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कम प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो साइज क्या होगा, उसका बड़ा होगा, साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब हम यहाँ पे निकालेंगे, ये चीज समझ में आई कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस के केस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर साइज क्या होता है, घटता है, और निगेटिव चार्ज बढ़ने पर साइज क्या होता है, हमारा बढ़ता है। और उसका रीजन क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट से जो कंक्लूजन निकाला है हमने वो समझ में आ गया। अब हम ट्रिक आसानी से लगा सकते हैं, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही छोटा साइज। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, जिसपे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। यानी सबसे छोटा साइज किसका होगा, एल्युमिनियम 3+ का। उससे छोटा साइज किसका होगा, मैग्नीशियम 2+ का। उससे छोटा साइज किसका होगा, सोडियम प्लस का। अब उससे बाद कौन से आएंगे, हमारे एनायन होंगे। तो जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा क्या होगा, साइज। तो सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज किस पे है, कार्बन माइनस पे, तो सबसे बड़ा साइज किसका हो गया, कार्बन 4- पे। उसके बाद नाइट्रोजन 3-, ऑक्सीजन 2-, एंड देन क्या आ जाएगा आपका फ्लोरीन-। तो ये हो जाएगा इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये हो जाएगा इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर। एंड होप सो कि आपको अब समझ में आया होगा कि आयन के साइज, आयनिक साइज किस तरीके से वैरी करते हैं। और इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट टू दी पावर 27 लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट टू दी पावर 27, बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह क्वेश्चन आपके टीजीटी में भी पूछता है, पीजीटी में पूछता है, एलटी ग्रेड में पूछता है, सारी एग्जाम्स में आपके इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया आयनिक रेडियस को। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आयनन विभव। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आयनन विभव। क्या, आयनन विभव।
ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, अब आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी एटम, और वो एटम कैसा होता है? आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट। आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट यानी कि विलगित गैसीय अवस्था, किसी तत्व की विलगित गैसीय अवस्था। विलगित गैसीय अवस्था से मतलब क्या है? आइसोलेटेड गैसियस एटम से क्या मतलब है कि जनरली जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन क्या फॉर्म में? O2 फॉर्म में होता है, O3 फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन क्या होता है? N2 फॉर्म में होता है, क्लोरीन क्या होगा आपका? Cl2 फॉर्म में होगा। तो ये क्या है? ये सारे क्या है? मॉलिक्यूल हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स में से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो इससे हम क्या करें? एक ऑक्सीजन एटम निकाल लें। यहाँ पे हमने क्या किया? एक ऑक्सीजन एटम निकाल लिया इसमें से, यानी कि दो एटम से मिलकर बना था एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और इन अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एटम्स को अलग अलग कर दे तो हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो तो हमें ऑक्सीजन के एटम मिले, ये क्या है? आइसोलेट। हमने इसको क्या किया है? ऑक्सीजन से आइसोलेट, O2 से O को क्या किया है? आइसोलेट किया है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। यही क्या हुआ हमारा? आइसोलेटेड गैसियस एटम या विलगित गैसीय अवस्था, किसी तत्व की विलगित गैसीय अवस्था या आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है। तो कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट है उसमें हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। उसमें से क्या करें हम लोग? एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव कर लें। ये हमारा क्या है? आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट है, ये भी है और ये भी आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट। इसमें से क्या करें हम? एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो हम उससे एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो भाई कोई अपना इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? नहीं देगा भाई। क्यों देगा वो अपना इलेक्ट्रॉन? आपके पास अपने पैसे, वो आप किसी को क्यों देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। जब तक कि कोई आपको कुछ काम ना करे या आपको कुछ खरीदना ना हो, तब तक आप अपने पैसे किसी को क्यों देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, है ना। और आप लोन पे तो है नहीं कि दान कर देंगे, तो वाली चीज भी नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ पर हमें क्या देना पड़ेगा? एनर्जी। क्या देना पड़ेगा? एनर्जी। एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी अगर हमें किसी से पैसा चाहिए तो हमें उसका काम करना पड़ेगा। ऐसे तो वो कोई हमें फ्री में पैसा देगा नहीं। तो सेम वाली चीज यहाँ पे भी है। कोई एटम अपना फ्री में इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, और देगा नहीं, हमें उसमें से निकालना भी है, उससे इलेक्ट्रॉन लेना भी है। तो हमें उसमें से इलेक्ट्रॉन लेना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। तो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट्स के से एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रिमूव करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा, क्या कहते हैं इसको? आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। समझ में आया? आयनन ऊर्जा। ठीक है। तो आयनन ऊर्जा क्या है? किसी तत्व की विलगित गैसीय अवस्था से, आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म में से एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इस चीज को, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन completely from an isolated gaseous element। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रिमूव करने में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है। अब जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रेंड कि ये पीरियोडिक टेबल में ये जो गुण है, ये वाला जो गुण है तत्वों का किस तरीके से वेरी करता है। तो सबसे पहले आते हैं इन पीरियड। इन पीरियड। ठीक है। तो देखो पीरियड्स में क्या हो रहा है? जब पीरियड में हम लोग कहाँ जाते हैं? लेफ्ट टू राइट। कहाँ पे जाएंगे? लेफ्ट टू राइट।
लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है, यानी कि हमारा क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कर रहा है यानी कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रॉन पे वो इंक्रीज कर रहा है। तो जितने टाइटली प्रोटॉन या न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करा रहेगा, जितने टाइटली वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ा रहेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी क्या देना पड़ेगा, हमें ज्यादा देना पड़ेगा। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो हमारी क्या करेगी, वो भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी हमारी, इंक्रीज करेगी। समझ में आया। और अब बात करते हैं टॉप टू बॉटम की। टॉप टू बॉटम यानी कि इन ग्रुप तो पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में कहा जाते हैं हम लोग, टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं, सेल इंक्रीज करता है तो साइज हमारा क्या होता है, साइज क्या होता है हमारा, इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है हमारा, डिक्रीज करता है। भाई साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रॉन पे वो क्या होगा, कम होगा। जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा हमारा, डिक्रीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो जैसे ही कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ई भी क्या होगी, ई क्या है आपकी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगी, वो भी डिक्रीज करेगी। यानी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम आने पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये ट्रेंड हो गया। इसके बाद एक्सेप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है आयोनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन। तो देखिए एक चीज होती है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी एटम है, तो सपोज हम हीलियम एटम ले रहे हैं, यहाँ से हम इसमें से हीलियम आयन बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगी वो क्या होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E1 से। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी E1 से रिप्रेजेंट करें, ये लगभग आपकी कितनी होती है, 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो यूनिट होता है ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। लेकिन देखो एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके बाद हम हीलियम आयन से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो हीलियम 2+ बनेगा। अब यहाँ पे हीलियम आयन से एक इलेक्ट्रॉन और निकालने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड हुई वो क्या हुई हमारी, सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल E2 की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली बार जब हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो उतनी हमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब हमने सेकंड टाइम इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी। ऐसा क्यों, देखो जैसे ही क्या यहाँ पे क्या था, ये एटम था, एटम से क्या बना, कैटायन बना। तो जैसे ही कैटायन बना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ, साइज क्या हुआ, छोटा हुआ। साइज क्या हुआ, छोटा। पहले इतना बड़ा साइज था, जैसे कैटायन बना साइज क्या उसका छोटा हुआ। तो हमको पहले इतना बड़ा साइज था तो इलेक्ट्रॉन निकालने में हम आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन कम एनर्जी की जरूरत पड़ी। लेकिन जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कैटायन बन गया, तो साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। साइज छोटा हो गया तो अट्रैक्शन फोर्स और बढ़ गया। जैसे अट्रैक्शन फोर्स और बढ़ा तो क्या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें फर्दर और एनर्जी की जरूरत पड़ी। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑलवेज क्या होता है, E2 इज ग्रेटर देन, मतलब जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। यानी कि E3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन E2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन E1। ठीक है, ये वाली चीज। तो ये एक चीज हो गई कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सेप्शन की, जो आपके एग्जाम में पूछता है। एक्सेप्शन, तो फर्स्ट एक्सेप्शन जो पूछता है आपका बेरिलियम और बोरॉन। बेरिलियम और बोरॉन, बेरिलियम आपका क्या है, सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, ये क्या है आपका फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट है। तो लेफ्ट टू राइट
कहाँ से पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है हमारी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज कर रही है। यानी कि होना क्या चाहिए कि बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए ज्यादा। किससे ज्यादा होना चाहिए, बेरिलियम से। किससे ज्यादा होना चाहिए, बेरिलियम से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है। एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में होता है बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा होती है, बोरॉन से ज्यादा होती है। अब ये वाला क्यों चीज होता है, यहाँ पर जब आप लोग पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं वो भी रीजन मैंने आपको बताया था। और अगर आपको नहीं पता है तो मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा। तो देखो बेरिलियम में क्या है 1s2, बेरिलियम 1s2 2s2, ये क्या है फुल फील्ड ऑर्बिटल, क्या है इसके 2s ऑर्बिटल क्या है, फुल फील्ड ऑर्बिटल है। बोरॉन, बोरॉन में क्या है, बोरॉन 1s2 2s2 2p1, ठीक है। यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है, जो p ऑर्बिटल है उसमें क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर सकता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है। यहाँ पे क्या होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इज मोर कन्वीनियंट, ज्यादा आसान होगा इन कंपैरिजन टू कि यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करें। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इतना आसान नहीं हो क्योंकि 2s ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान नहीं होगा इन कंपैरिजन टू यहाँ से, इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज तो कर रही, लेकिन बेरिलियम और बोरॉन के केस में क्या हो जाता है, रिवर्स चीज हो जाती है। बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हमेशा ज्यादा होती है किससे, यहाँ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, इज ऑलवेज ग्रेटर देन बोरॉन, ठीक है। सेकेंड एक्सेप्शन जो हमें देखने को मिलता है, सेकेंड एक्सेप्शन जो हमें देखने को मिलता है, एक्सेप्शन सेकंड, ठीक है, वो हमें देखने को मिलता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में। किसके, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे तो साइज क्या होता है, घट रहा है। साइज जैसे ही घटेगा तो क्या होगा, आपका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। होना क्या चाहिए कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ये वाली चीज नहीं होती, होता क्या है, होता है आपका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, ये वाली चीज होती है। अब ये वाली क्यों होती है, यहाँ पर भी हाफ फील्ड और फुल फील्ड यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात होती है। अगर हम नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का लिखेंगे क्या होगा, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे p में क्या है, आपके 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अरेंज है, 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हैं, यानी यहाँ पर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या है, सिमेट्रिकल हाफ फील्ड है। ऑक्सीजन में क्या है, आपके 4 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट। ये क्या है, दिस इज मोर स्टेबल, और ये क्या है, लेस स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो अपनी कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी स्टेबिलिटी को लॉस करे। फिर एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि या एलिमेंट क्या, हर नेचर में जितनी भी चीज होती है वो हमेशा स्टेबल कंडीशन में रहना चाहती है, चाहे वो लिविंग हो आइदर नॉन लिविंग थिंग हो, वो हमेशा स्टेबल कंडीशन में रहना चाहती है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये हाफ फील्ड है नाइट्रोजन, है ना, तो यहाँ पे p ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली एकदम एग्जैक्ट हाफ फील्ड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि वो तो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे इलेक्ट्रॉन देगा वैसे ये क्या करेगा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे हम लोग कार्बन से आते हैं, देखो यानी बोरॉन, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज करेगी कार्बन, कार्बन से फिर नाइट्रोजन इंक्रीज करेगी, फिर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की इंक्रीज ना करके क्या होती है, डिक्रीज कर देती है। तो ऑर्डर क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है। तो यहाँ पे बेरिलियम वाला भी लिख लेते हैं, ऑर्डर आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। ऑर्डर क्या हो जाता है आपका, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज करती है, लेकिन जहां पर हाफ फील्ड वाला या फुल फील्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है
वहां पे ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। और ये मैंने क्या बताया आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की। लेकिन अगर इसी केस में हम लोग सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो देखो एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। नाइट्रोजन से क्या हमारे पास बना, अगर हम लोग N+ बना ले तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन था, अब हमारे पास क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन था, जैसे ही एक कैटायन बना तो क्या हो गया ये O+ हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन, अब जब यहाँ पे था, जब हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे थे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो यहाँ पर क्या था, उस केस में नाइट्रोजन के लिए ज्यादा था फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ऑक्सीजन के फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से। लेकिन जब हम लोग सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, यानी कि इससे हम फर्दर एक इलेक्ट्रॉन अगर और रिमूव करते हैं, इससे एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करेंगे, तो देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, N+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा। देखो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो N+ नाइट्रोजन से जब एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s2 2s2 2p2। और ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन हमने जब रिमूव कर दिया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया हमारे पास 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो अगर हम लोग सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की या सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो अब बताइए इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या है 2p3, p में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, ये एग्जैक्ट हाफ फिल्ड है। यहाँ पे p में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड नहीं है, तो ये क्या हुआ ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल किसमें से होगा, इसमें से। तो सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की कंडीशन में, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की कंडीशन में E2 नाइट्रोजन इज लेस देन क्या हो जाएगा E2 ऑक्सीजन। तो एग्जाम में ये चीज भी ध्यान रखिएगा, अब क्वेश्चन जो कि घुमा के देता है तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्या पूछ रहा है आपसे, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछ रहा है या सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछ रहा है, या सिंपल आपकी मतलब किस नंबर के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की वो बात कर रहा है। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 2 प्रॉपर्टी पढ़ी, काफी डिटेल में पढ़ी, एंड होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। साइज को लेकर, रेडियस को लेकर जो कॉन्सेप्ट था, जो भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा, और आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल को लेकर भी जो कंफ्यूजन था, क्योंकि अब आपके फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल से भी आपके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो जो 2 प्रॉपर्टीज आज हम लोगों ने पढ़ी है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो होप सो कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, एंड डैम श्योर कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, अपनी नॉलेज को और अपग्रेड करेंगे, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। और आप सभी लोग से सजेशन है या रिक्वेस्ट है कि आप अभी से अपनी तैयारियों में जुट जाइए, ताकि आप स्मूथ गोइंग होकर के, फ्री माइंड होकर के अपनी तैयारी को अच्छे से रनिंग करें, अच्छे से ले जाएं और अपने टारगेट को अचीव करें। लास्ट टाइम पे एग्जाम टाइम में जो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं या फिर एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं, लास्ट टाइम में उनकी तरह हड़बड़ाहट में आधा चीज पढ़ी आप, आधा चीज छूट जाए, आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आधा कॉन्सेप्ट आपका ना क्लियर ना हो, तो ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। आप अगर पूरी तरीके से तैयारी, एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए तैयारी करेंगे तो उसके लिए आपको रेगुलर रूटीन की जरूरत है। और रेगुलर रूटीन में आप तभी आएंगे जब आप बैच ज्वाइन करेंगे, हमारी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, तभी आप रेगुलरिटी में हमारे साथ मेंटेन रहेंगे और रेगुलर वे में नॉलेज को गेन करेंगे, अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे। आज की क्लास के लिए आप सभी को थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और अपनी नॉलेज को और अपग्रेड करेंगे।